गरीब बहू के ससुराल आई बौनी अमीर सहेली। कविता नाम की एक अमीर बौनी लड़की अपने अमीर माता पिता बलराम और दामिनी के साथ एक बड़े से घर में रहती है। कविता की उम्र 30 साल थी, पर उसकी हाइट 10 साल के बच्चे जितनी छोटी थी। बौनी हाइट के कारण हर कोई कविता का मजाक उड़ाता था, उस पर हंसता था। इसीलिए कविता कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन सवेरे, कविता बिटिया चल नाश्ता कर ले। माँ जानवी को आने दीजिए, मैं उसके साथ ही नाश्ता कर लूंगी। कविता, तू क्यों उस गरीब लड़की जानवी को बार बार अपने घर बुलाती है बेटा? तुम उस गरीब जानवी से दूर ही रहा करो, पता नहीं कैसे गंदगी में रहती है वो। माँ, आप जानवी के बारे में ऐसी बातें ना कीजिए, जानवी मेरी बचपन की सहेली है। कविता बिटिया, दोस्त अपने लेवल के बनाने चाहिए। ऐसे गरीब झोपड़ों में रहने वाली लड़की को क्यों तुमने अपनी दोस्त बना लिया? पिताजी, कोई तो मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा था, हर कोई मेरे बौने होने पर मेरा मजाक उड़ाता रहता है। बस बेचारी जानवी ही कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाती, और वो मेरी कितनी अच्छी सहेली बन गई है। उतने में जानवी वहां आती है। जानवी अपने गरीब माता पिता सुजाता और दर्पण के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहती थी। जानवी का पिता दर्पण उसी गांव में अनाज की भारी बोरियां उठाने का काम करता था, जिसकी आमदनी बहुत कम थी। जानवी और कविता दोनों बचपन से सहेलियां हैं। उनकी ये दोस्ती एक मिसाल है। जानवी कविता के पास आती है। जानवी, तू आ गई, चल हम दोनों मेरे कमरे में जाकर ही नाश्ता करते हैं। कविता जानवी को लेकर अपने कमरे में आती है। क्या हुआ जानवी, इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं यार कविता, तू तो पिताजी के शराब पीने की आदत के बारे में जानती ही है ना। तुझे पता है माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मैं कब से पिताजी से कह रही हूँ कि माँ को डॉक्टर के पास ले जाइए, पर पिताजी मेरी एक नहीं सुन रहे। वो तो बस दिन रात शराब के नशे में ही पड़े हैं। अब मेरे पास भी एक पैसा नहीं है। पता नहीं काका जी कब शराब पीना बंद करेंगे। एक काम कर जानवी, मेरे पास माँ के कुछ पैसे रखे, तू वो पैसे रख ले और अपनी माँ को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। अरे नहीं नहीं कविता, मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैं तेरी दोस्त हूँ जानवी, और परेशानी मुसीबत में तो दोस्त ही काम आते हैं ना। तू अपनी बकवास बंद कर अब, और ये ले पैसे, और काकी जी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। कविता जानवी को 10,000 रुपए दे देती है। अरे कविता, इतने पैसे नहीं चाहिए, रख जानवी, काम आएंगे तुझे। कविता, तू कितनी अच्छी है ना, तू हमेशा मेरी मदद करती रहती है। जानवी पैसे लेकर वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद कविता की माँ दामिनी वहां आती है। कविता बिटिया, मैंने कल तुझे जो 10,000 रुपए रखने के लिए दिए थे, वो देना बेटा। माँ, वो पैसे तो मैंने जानवी को दे दिए। तभी कविता अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताती है। तू पागल है क्या कविता? उस गरीब फटीचर जानवी को इतने सारे पैसे देने की जरूरत थी तुझे? माँ, जानवी मेरी सहेली है, क्या मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती? जब देखो तब आप उसी के पीछे पड़े रहते हो। इतना कहकर कविता गुस्से में वहां से चली जाती है। उस गरीब फटीचर ने तो कैसे कविता को अपना दीवाना बना रखा है, ये तो मेरी सुनने वाली नहीं। अब उस गरीब जानवी को ही सबक सिखाना होगा। इधर जानवी अपने छोटे से घर में थी। जानवी ने उन पैसों से घर में थोड़ा राशन भर लिया था और अपनी माँ का चेकअप भी करवा लिया था। रात का समय, तभी दर्पण शराब पीकर घर आता है और वो सुजाता और जानवी के हाथ से बचे पैसे छीन लेता है। पिताजी, ये पैसे दीजिए मुझे, ये पैसे मुझे मेरी सहेली कविता ने दिए हैं। अरे मुझे शराब पीना है। अरे एक पैसा तो आप घर में देते नहीं, और अब बेटी के पैसे भी छीन कर शराब पी रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। घर में पति है, जवान बेटी है, वो भूखे हैं, परेशान है। इस बात की आपको कोई परवाह नहीं, आप बस अपनी मस्ती में जी रहे हो। आप जितना कमाते हो उतने पैसों की तो आप शराब पी जाते हो। मुझे परिवार को चलाना सिखा रही है तू? तभी दर्पण रोज की तरह सुजाता को बेरहमी से पीटने लगता है। पिताजी, आप क्यों माँ को मारते रहते हो? तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि तू हम दोनों पति पत्नियों के बीच में मत बोला कर। इतना कहकर दर्पण घर से चला जाता है। रोज की तरह जानवी और सुजाता दर्पण के जुल्म से रोने लगते हैं। सवेरे का समय, तभी जानवी अपनी बौनी सहेली कविता के घर आती है। तभी दामिनी जानवी को दरवाजे के पास ही रोक लेती है। किधर जा रही है जानवी? काकी जी, कविता से मिलने जा रही हूँ। क्यों, आज भी अपनी भोली सहेली से पैसे ऐंठने आई है क्या? काकी जी, ये क्या बोल रहे हो आप?
बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तेरी चाल। मेरी भोली भाली बेटी को अपनी बातों में फंसाकर, उसकी अच्छाई का फायदा उठाकर तू उससे पैसे ऐंठती जा रही है। गरीब कहीं की, तो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी। चल निकल यहाँ से, और खबरदार जो मेरी बेटी कविता से दोबारा मिलने की भी कोशिश की तो, और इस घर में अपने मनहूस कदम भी मत रखना, समझी ना? निकल यहाँ से, भिखारी कहीं की। दामिनी की कड़वी बातें सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। दामिनी जानवी को बहुत जलील करती है और उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी जानवी रोते रोते अपने घर चली जाती है। थोड़े समय बाद कविता नींद से जागती है। माँ, जानवी नहीं आई अब तक? रोज तो इस समय आ जाती थी वो। कविता बिटिया, मैं भी सवेरे से यही सोच रही थी कि जानवी अब तक आई क्यों नहीं, इसीलिए मैं भी उसे उसके घर पर बुलाने गई थी। तो पता है उस जानवी ने क्या कहा मुझसे कि काकी जी, मैं नहीं आ रही आपकी बौनी बेटी के पास। अरे आपकी बौनी बेटी को तो कोई अपना दुश्मन भी ना बनाए। मैं तो बस पैसे ऐंठने के लिए उस बौनी कविता से दोस्ती का नाटक कर रही थी। क्या जानवी ने ऐसा कहा? फिर क्या था, दामिनी कविता को जानवी के खिलाफ एक के दो लगाकर भड़का देती है। अपनी सहेली के बारे में अपने लिए ऐसी बातें सुनकर कविता के होश उड़ जाते हैं। क्या इसका मतलब वो जानवी मेरी अच्छाई का फायदा उठा रही थी? मैं आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी जानवी से, कभी उससे दोस्ती नहीं करूंगी, उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। दामिनी ने अपनी चाल से अपनी बेटी को जानवी के खिलाफ कर दिया था, और बचपन की सहेलियां दामिनी की बातों में आकर हमेशा के लिए अलग हो गईं। अब न जानवी कविता के घर आती है, न कविता जानवी से मिलने जाती थी। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। कविता के माता पिता ने कविता की शादी शहर में रहने वाले रमेश नाम के एक अमीर लड़के से करवा दी थी, और इधर जानवी के माता पिता ने जानवी की शादी उसी गांव के एक गरीब परिवार के बेटे आलोक से करवा दी थी। कुछ दिन बाद, आलोक, घर में राशन ही नहीं है, अब क्या बनाऊं खाने में? माँ जी की भी तबीयत सवेरे से खराब है। जानवी, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। बीते कुछ दिनों से मुझे इस गांव में काम ही नहीं मिल रहा है। अब क्या करें? जानवी, यहीं पास में सड़क के पास गरीबों को मुफ्त में खाना दिया जाता है, चलो हम वहीं से खाना खा लेते हैं, कल का कल देख लेंगे। जानवी अपने गरीब पति आलोक के साथ अपने घर से निकलकर पास वाले सड़क पर आती है। वहां पर कुछ अमीर लोग गरीबों को मुफ्त में खाना बांट रहे थे। तभी जानवी और आलोक भी उन गरीब लोगों के साथ लाइन में खड़े हो जाते हैं। उतने में वहां जानवी की अमीर बौनी सहेली कविता अपने पति रमेश के साथ अपनी कार में बैठकर जा रही थी। तभी कविता की नजर जानवी पर पड़ती है, और वो कार से उतरकर जानवी के पास जाती है। जानवी का फटा पुराना अवतार देखकर कविता के होश उड़ जाते हैं। अरे जानवी, तू यहाँ इस छोटे से गांव में रहती है? कविता, तुम मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई। काकी जी ने तो मुझे घर से धक्के मारकर जलील करके तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया था, पर मुझे लगा था तुम जरूर आओगी मुझसे मिलने। मैंने तुम्हारी कितनी राह देखी, पर तू नहीं आई कविता। जलील करके? माँ ने कब तुम्हें जलील करके निकाला? उल्टा तूने माँ को मेरे बारे में कितना बुरा भला कहा। मैंने नहीं। तभी जानवी दामिनी की सारी बात कविता को बताती है, और कविता दामिनी की सारी बात जानवी को बताती है। अपनी माँ की करतूतों के बारे में सुनकर बौनी कविता जानवी से रो रो कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे जानवी, मुझे नहीं पता था कि माँ ने तेरे साथ ऐसा किया, और मैं माँ की झूठी बातों में आ गई। उसके बाद जानवी कविता को अपने गरीब ससुराल ले आती है, जहाँ जानवी के गरीब ससुराल की गरीब परिस्थिति देखकर बौनी कविता अपनी सहेली को कई सारे पैसे देती है, और रमेश आलोक को अपनी कंपनी में नौकरी दे देता है, जिसके बाद गरीब जानवी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये कॉलेज वाला प्यार नहीं है जो मैं कॉलेज में प्यार करके तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। एक गरीब लड़की से शादी करोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें बहुत ताने देंगे, ऊपर से मुझे भी मिलेंगे। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा परिवार ऐसा नहीं है, वो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। ये मेरा तुमसे वादा है, तुम बस एक बार मेरा हाथ थाम लो। अविनाश, तुम जानते हो कि मेरे माता पिता मेरी तुमसे शादी भी नहीं करवा पाएंगे।
उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी? तुम बहुत अमीर खानदान के लड़के हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मेरे साथ मंदिर चलो, आज ही हम शादी कर लेंगे और तुम्हारे माता पिता का पैसा भी नहीं लगेगा। उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। अविनाश काव्या का हाथ पकड़कर उसे मंदिर ले जाता है, जिसके बाद मंदिर में वो काव्या से शादी कर लेता है। दोनों शादी करने के बाद अविनाश अपनी पत्नी काव्या को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ दरवाजा उसकी बड़ी भाभी खोलती हैं। अरे अविनाश, तुम आ गए? ये लड़की कौन है? भाभी जी, इससे मिलिए। ये वो लड़की है जिसे मैं बहुत समय से प्यार कर रहा था। फाइनली आज उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं इसे शादी करके अपने साथ ले आया हूँ। काव्या को देखते ही मोहिनी का बहुत ज्यादा मुंह बन जाता है। वो उसकी हालत देखकर अविनाश से कहती है, जरा इस लड़की की तरफ देखो, क्या ये लड़की इस घर की बहू बनने के लायक है? मैं तो कहती हूँ जहाँ से इसको लेकर आए हो वहीं ले जाकर वापस इसे भेज दो। भाभी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह अपनी जेठानी का स्वागत करोगी। खैर, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, अब सामने से हट जाइए। अविनाश ऐसा कहने के बाद काव्या का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी काव्या को अपनी माँ के कमरे में लेकर जाता है और उनसे मिलवाता है। माँ देखो, मैं आपकी बहू लेकर आया हूँ। इसका नाम काव्या है। चलो काव्या, माँ के पैर छू लो। काव्या शकुंतला के पैर छू लेती है। ये सब क्या है बेटा? और ये लड़की कौन है? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अविनाश अपनी माँ को सारी बातें बताता है, जिसके बाद उसकी माँ उसकी बातों को समझती है। हे भगवान, इस घर में तो तुम्हारा सही से गृह प्रवेश भी नहीं हुआ। चलो आओ, मैं तुम्हें ये घर दिखा देती हूँ। इतना अच्छा व्यवहार अपनी सास का अपनी गरीब देवरानी के लिए देखकर मोहिनी बहुत ज्यादा किलस जाती है और अपनी मन ही मन सोचती है, वाह जी वाह, पहले दिन ही आते ही माँ जी के मन में अपनी जगह बना ली। इस गरीब फटीचर औरत ने ये घर में एक पल भी नहीं रुक सकती है यहाँ। मैं इसे यहाँ रहने ही नहीं दूंगी। मोहिनी पहले दिन से ही काव्या के ऊपर अत्याचार करने लगती है। वो रसोई में सारा काम फैला देती है और काव्या से जाकर कहती है, तुम इस घर में आई हो तो अब तुम्हें इस घर के नियम भी समझ लेने चाहिए। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और जो मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें करना ही होगा, ठीक है? इसलिए अब जाओ, रसोई में जाकर थोड़ा काम में हाथ बटाओ। एक तरफ तो मोहिनी पहले काव्या को रसोई में ले जाती है, जिसके बाद वो हल्का फुल्का उसके साथ काम में हाथ बटाती है और उसके बाद सारा काम उसी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। बेचारी काव्या को अपने पहले दिन पर काम करते करते काफी रात हो जाती है। तभी वहाँ अविनाश आता है। अरे वाह काव्या, तुमने तो पहले दिन से ही रसोई संभाल ली। चलो अच्छी बात है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काव्या बहुत ज्यादा थक चुकी थी, जिसके बाद वो अविनाश के साथ कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मोहिनी सुबह के 4 बजे ही काव्या का दरवाजा खटखटा देती है। अरे अभी तक सो रही है, इसको टाइम नहीं दिखता? वहाँ मेरी देवरानी, बड़ा ही नाम रोशन करोगी तुम मेरा। तभी काव्या दरवाजा खोलती है और अपनी जेठानी से कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, कोई परेशानी है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम्हें समय नहीं दिख रहा है? ये समय सोने का नहीं बल्कि नहा धोकर पूजा पाठ करने का है। चलो अब जल्दी से तैयार होकर पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद अच्छे से पूजा पाठ करना। काव्या फौरन फ्रेश होने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करती है और उसके पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाती है। जब वो पूजा की थाली लेकर वापस लौटती है तो इतनी सुबह उसे मंदिर से लौटते हुए देख शकुंतला उससे कहती है, अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तू पूजा पाठ करने के लिए कैसे चली गई? आखिर तू सुबह कितने बजे उठी है? माँ जी, मैं तो सुबह के 4 बजे ही उठ गई थी। वो जेठानी जी ने। तभी वहाँ पर मोहिनी आ जाती है और उसकी बातें काट कर कहती है, अरे वाह, बड़े ही अच्छे संस्कार हैं काव्या के। देखा माँ जी, ये तो मुझसे भी अच्छी बहू निकली। चलो अब रसोई में आकर मेरी थोड़ी मदद कराओ। रसोई में ले जाने के बाद मोहिनी उससे पूरे घर का नाश्ता अकेले ही बनवा देती है और उसके बाद घर के सारे काम भी मोहिनी काव्या से ही करवाती है, जिसके चलते काव्या बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन वो उफ तक नहीं करती और चुपचाप अपनी जेठानी की सख्ताइयों को बर्दाश्त करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अचानक से मोहिनी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते घर वालों को ये पता चलता है कि मोहिनी गर्भवती है और इसी के चलते पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। अरे वाह बहू, तू तो बहुत अच्छी निकली। तू पहले खुशी लेकर आ रही है इस घर के अंदर। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आज से तुझे इस घर के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कोई काम हो तो काव्या को बता देना,
वो कर देगी। अब मेरी देवरानी है तो सारे काम तो मैं उसी को बताऊंगी। एक तरफ मोहिनी अपनी सास और घर के बाकी सदस्यों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ वो काव्या को बहुत ज्यादा सताया करती। जैसे जैसे उसके महीने बीतने लगते हैं वैसे वैसे वो अपनी अमीरी का घमंड काव्या को दिखाती रहती। लेकिन कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसी प्रकार मोहिनी के पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है और उसे पैसों से रिलेटेड बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है। यहाँ तक उसके खाने की चीजें भी नहीं आ पाती। वहीं कॉलेज के बाद अविनाश की नौकरी बहुत अच्छी जगह लग जाती है और वो अच्छा कमाने लगता है। बहुत अच्छी बात है कि आपकी नौकरी लग गई। आपको तो पता ही होगा जेठ जी को कितना बड़ा लॉस हुआ है और इस समय घर में पैसा होना जरूरी है। मेरे को कुछ पैसे चाहिए, जेठानी जी की जरूरत का कुछ सामान लेकर आना है। काव्या की ये बात सुनकर अविनाश उसे पैसे दे देता है, जिसके बाद काव्या बाजार जाकर ढेर सारे फ्रूट्स और खाने की कई सारी चीजें लेकर आती है और अपनी जेठानी को दे देती है। ऐसे ही वो पूरे 9 महीने तक अपनी सख्त जेठानी की बहुत देखरेख करती है। 9 महीने बाद जब उसकी जेठानी अपने बच्चे को जन्म देती है तो घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लाओ मोहिनी, मुझे अपने बेटे को देखने दो। अनुराग जी, मैं अपने बच्चे को सबसे पहले अपनी छोटी बहन के हाथों में देना चाहती हूँ। इधर आओ काव्या, इसे गोदी में लेने का पहला हक तुम्हारा है। अचानक से अपनी जेठानी का बर्ताव बदलते हुए काव्या हैरान हो जाती है और वो आगे बढ़कर उसके बच्चे को गोदी में ले लेती है। तभी मोहिनी उससे कहती है, तुमने मेरी इतनी सख्ताई करने के बाद भी मेरे साथ अपना स्वभाव कभी नहीं बदला। ऊपर से मैंने हमेशा तुम्हें पैसों का घमंड दिखाया, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन तुम हमेशा मेरी मदद करती रही। मेरे बुरे वक्त में भी तुमने मेरा साथ दिया। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना काव्या, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा मत बोलिए जेठानी जी, आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह हो और आपने जो भी किया उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। वैसे आपका बेटा बिल्कुल आपके ऊपर गया है, बहुत सुंदर है। दोनों देवरानी और जेठानी में एक छोटी बहन बड़ी बहन का प्यार दिखाई देता है। उस दिन के बाद से देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।